गुड मॉर्निंग एवरीवन। 19 ऑफ नवंबर की जो न्यूज़ है द हिंदू करंट अफेयर्स की, उसको एमसीक्यू के थ्रू यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। 10 टॉपिक्स डिस्कस किए जाएंगे जिसको अभी हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखेंगे। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। अब टॉपिक्स देख लेते हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कशन होगा। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में जानेंगे, साथ में ऑपरेशन कैक्टस भी इसके साथ डिस्कस करेंगे। ब्रिक्स को लेकर भी आर्टिकल्स दिए गए थे, वहां पर भी एक न्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। ग्रीन एनर्जी कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट क्या है, इसके बारे में जानेंगे। देन ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। एक क्वेश्चन ग्रीन एनर्जी को लेकर और दिया गया है। फेक न्यूज़ को लेकर भी यहाँ पर एक एमसीक्यू हम डिस्कस करने वाले हैं। फेक न्यूज़ मेंस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है। लीलावती अवार्ड को डिस्कस करेंगे। डायरेक्टर ऑफ सीबीआई के बारे में जानेंगे। देन रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट क्या है, इसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। आपका कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम के ऊपर @prince_लूथरा पे मुझसे पूछ सकते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स को लेकर है, मेंस को लेकर है, इंटरव्यू को लेकर है, या लबासना को लेकर है, और या फिर पोस्टिंग्स को लेकर है। यूपीएससी मॉक टेस्ट की जो सीरीज है उसे आप exam.netmock.com, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, यहाँ पर जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं। फर्स्ट मॉक टेस्ट इज द फ्री मॉक टेस्ट, इसको जरूर अटेम्प्ट कर लीजिएगा अपनी ऑल इंडिया रैंकिंग को जानने के लिए। चलिए, 5 डेली रिमाइंडर्स का एक आपको टास्क दिया गया है, ये जरूर करिएगा। आप इन 5 चीजों को लिखकर एक पेपर के ऊपर या फिर स्टिकी नोट्स के ऊपर ये चीज लिखकर अपने रूम में जरूर लगाइएगा और उसे रेगुलर बेसिस पे रीड जरूर करिएगा। ये आपके अनकॉन्शियस को पॉजिटिव बनाने वाला है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एवरीडे बेसिस पे पॉजिटिविटी इज अ चॉइस ये 5 बार रीड करते हैं, आपके रूम में एक जगह पे आपने ये लिख के रखा हुआ है, देन डेफिनेटली कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस लेवल पे आपको ये चीज जो है एक्सेप्टेंस में आ जाती है। जो भी आपके डिसीजंस होते हैं वो पॉजिटिविटी की डायरेक्शन में होते हैं। व्हेन यू से दैट आई एम प्रिपेयर्ड टू सक्सीड, तो आपकी जो नेगेटिविटी होती है वो काफी हद तक कम हो जाती है, एंड यू स्टार्ट बिलीविंग इन योरसेल्फ इवन मोर। तो आपका जो अपने ऊपर ट्रस्ट होता है, अपने ऊपर, अपनी कैपेबिलिटीज के ऊपर जो विश्वास होता है वो भी इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। सो आप इसे अपने रूम में जरूर लगाइएगा एंड एवरी डे बेसिस पे इसे रीड जरूर करिएगा। यू विल सी अ रिमार्केबल डिफरेंस इन योर अनकॉन्शियस। दिस इज द मार्किंग स्कीम। तो लास्ट में भी हम इसको देखेंगे कि आपको कितना स्कोर करना है, आप कौन से ब्रैकेट के अंदर फॉल करते हैं। चलिए आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में है। तो सबसे पहले तो जो टॉपिक है इसको अंडरलाइन करें और फिर जो पूछा गया है करेक्ट या इनकरेक्ट इसको सर्कल में डालें। तो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में पूछा गया कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। तो यहाँ पे पहली स्टेटमेंट कहती है इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, हो सकता है। सेकेंड स्टेटमेंट कहती है इट वाज एस्टैब्लिश्ड टेकिंग अ क्यू फ्रॉम प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट, जो प्रिवेंशन टू क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट है उसके थ्रू या उसको ध्यान में रखकर इसे बनाया गया था, ये भी हो सकता है। हेडक्वार्टर इसका चेन्नई के अंदर है। सोचिए फिर डिस्कस करेंगे। चलिए, तो आई होप आपने सोच लिया होगा इसके आंसर के बारे में। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया न्यूज में क्यों था, क्योंकि रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट ने एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया को ये डायरेक्शन दी थी कि आप सेंट्रल जू अथॉरिटी के साथ बताएं कि जो सर्कस होती है, सर्कस के अंदर काफी सारे एनिमल्स को यूज किया जाता है, और जब इंस्पेक्शन करी गई कुछ सर्कसेस की, तो वहां पे ये पाया गया कि काफी सारे एनिमल्स जो थे वो मिसिंग थे। तो उन मिसिंग एनिमल्स का क्या हुआ, इस चीज के बारे में दिल्ली हाई कोर्ट ने पूछा था। तो यहाँ पे दोबारा से ये चीज जो थी न्यूज में थी, इस वजह से इसके ऊपर क्वेश्चन बनाया गया। अगर हम एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की बात करें तो इट इज एन एडवाइजरी बॉडी जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एनिमल वेलफेयर कैसे करना है इसके ऊपर रेकमेंडेशन देती है, इसके ऊपर एडवाइजेस देती है। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1962 के अंडर द सेक्शन 4 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960। तो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960 के अंतर्गत इसे बनाया गया था। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। तो यही चीज कही गई थी कि प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट को थ्रू इसे बनाया गया। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी सही है। क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडी है? यस, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। अब स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है? ये इस तरीके की जो बॉडीज होती हैं जो कि या तो सेंट्रल लॉज के द्वारा बनाई जाती है, मान लीजिए सेंटर ने कोई लॉ बनाया, उसके थ्रू किसी बॉडी का निर्माण किया, या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने कोई लॉ पास किया। तो पार्लियामेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट दोनों में से कोई भी अगर एक लॉ बनाती है किसी भी बॉडी को एस्टैब्लिश करने के लिए, दे आर कॉल्ड द स्टैट्यूटरी बॉडीज। इन सिंपल लैंग्वेज, स्टैट्यूटरी बॉडीज आर एस्टैब्लिश्ड बाय एक्ट्स व्हिच पार्लियामेंट्स एंड स्टेट लेजिस्लेचर कैन पास। तो अगर पार्लियामेंट ने कोई लॉ या कोई एक्ट जो है पास किया है, या स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई एक्ट पास किया है, उसके थ्रू जो बॉडीज बनाई गई हैं उसे स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। इन
फर्दर सिंपल लैंग्वेज, स्टैच्यूट के द्वारा जो बॉडीज बनाई जाती है उसे स्टैच्यूटरी बॉडीज कहते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। तो पहली जो 2 स्टेटमेंट्स है वो ठीक हो जाती है। अब आते हैं इसके हेडक्वार्टर के ऊपर। देखिए हेडक्वार्टर इसका जो है वो शिफ्ट किया गया बल्लभगढ़ इन फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, हरियाणा के अंदर फरीदाबाद के अंदर बल्लभगढ़ के अंदर इसे शिफ्ट किया गया। पहले ये चेन्नई तमिलनाडु में हुआ करता था, लेकिन आज के टाइम में इट इज नॉट इन चेन्नई। तो तीसरी स्टेटमेंट गलत हो जाती है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर विल बी ए। ध्यान रखिएगा। इसके बारे में कुछ और चीजें देखें। इसमें बेसिकली एक बोर्ड होता है एनिमल वेलफेयर बोर्ड में, जिसमें 28 मेंबर्स होते हैं और जिनका कार्यकाल 3 साल का होता है। मेन मकसद यही है कि एनिमल का वेलफेयर कैसे किया जाए, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी इसके ऊपर रिकमेंडेशन दी जाती है कि आप एनिमल वेलफेयर कैसे करें, क्या क्या चीजें करी जा सकती है। जैसे कि यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि बताओ कि जो सर्कस एनिमल्स हैं, जो सर्कस मिसिंग एनिमल्स हैं वो कहाँ है, ठीक है। तो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया इस पे पूरी कार्रवाई करेगा, देन बताएगा कि फर्दर इस तरीके की चीजें ना हो कि जो एनिमल्स हैं सर्कस से जो गायब हुए हैं इस तरीके की चीजें फ्यूचर में ना हो, तो क्या इसके लिए प्रावधान बनाए जा सकते हैं। बोर्ड वाज इनिशियली विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर के अंदर आता था। इन 1990 सब्जेक्ट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल वाज ट्रांसफर टू मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। तो यहाँ पे देखिए इसका हेडक्वार्टर तो चेंज हुआ ही है, एक मिनिस्ट्री जो थी वो भी इसकी चेंज हुई है, क्योंकि पहले ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर के अंदर आता था, लेकिन अभी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट के अंदर आता है। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑपरेशन ब्लू स्टार को लेकर है। तो सबसे पहले तो टॉपिक को अंडरलाइन करें और जो चीज पूछी गई है उसको आप डालें सर्कल के अंदर। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में पूछा गया। पहली स्टेटमेंट कहते हैं इट हेल्प्ड इन एलिमिनेटिंग खालिस्तानी टेररिज्म। तो खालिस्तान का जो टेररिज्म था उसको एलिमिनेट करने में इसका खास तौर पे योगदान था। इट वाज अंडरटेकन इन सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल इंडिया के अंदर इसे एग्जीक्यूट किया गया था। इट हैड 2 कंपोनेंट्स टू इट, ऑपरेशन मेटल एंड ऑपरेशन शॉक। ऑपरेशन मेटल और ऑपरेशन शॉक इसके 2 सब कंपोनेंट थे। सोचिए फिर इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए अगर हम पहली स्टेटमेंट को देखें तो यस, ऑपरेशन ब्लू स्टार किस चीज से एसोसिएट करता है आपको पता होना चाहिए। आपको जो क्वेश्चन जो आपका मेंस का बन सकता है, जो पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री का जो पार्ट है वहां पर खालिस्तान टेररिज्म और इसके बारे में पूछा जा सकता है, ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में। यहां पे प्रीलिम्स के अंदर आपको नॉलेज होनी चाहिए। चांसेस थोड़े से कम है कि ये चीज प्रीलिम्स में पूछी जाए, लेकिन क्वेश्चन इसलिए बनाया गया ताकि आपको मेंस के पर्सपेक्टिव से भी नॉलेज दी जा सके। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार किस चीज के लिए? खालिस्तानी टेररिज्म को एलिमिनेट करने के लिए था। ये जो पूरा का पूरा ऑपरेशन किया गया था, ये किया गया था पंजाब के अंदर हरमिंदर साहिब जो कॉम्प्लेक्स है अमृतसर के अंदर, जो गोल्डन टेम्पल है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। इसके 2 सब कंपोनेंट आप कह सकते हैं। पहला था ऑपरेशन मेटल, ठीक है। ऑपरेशन मेटल के अंदर कहा गया था कि जो टेररिस्ट जो हरमिंदर साहिब कॉम्प्लेक्स के अंदर छुपे हुए हैं उनको वहां से बाहर निकाल के पकड़ना। पहली चीज तो ये थी। ऑपरेशन शॉक क्या था? ये सेकंड कंपोनेंट जो था ये गोल्डन टेम्पल तक लिमिटेड नहीं था। ये था कि पंजाब की जो आउटस्कर्ट्स हैं, जो आसपास का रीजन है पंजाब का, वहां से टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको खत्म करना। तो ऑपरेशन मेटल जो था वो आपका गोल्डन टेम्पल तक लिमिटेड था कि वहां से जो टेररिस्ट वहां छुपे हुए थे उनको बाहर निकाल के कैप्चर करना। ऑपरेशन शॉक के अंदर पंजाब और पंजाब के आसपास के जो रीजन है जहां पे ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन फल फूल रही थी उनको खत्म करना, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 2 सब कंपोनेंट थे और यहां पे खालिस्तानी टेररिज्म को निकालने के लिए ही किया गया था, बट इट वाज टेकन इन एग्जीक्यूटेड इन नॉर्दर्न इंडिया पंजाब, नॉट इन सेंट्रल इंडिया। ध्यान रखिएगा इस चीज के बारे में। रिसेंटली पंजाब न्यूज में है काफी। ये कहा जा रहा है बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट पे एलिगेशंस लगाई जा रही हैं कि दे आर नॉट सिंपैथेटिक टू सिख नीड्स। और ये जो है पूरी की पूरी न्यूज पॉलिटिकल है, हमारे लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आपको नॉलेज होनी चाहिए ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में, आपको नॉलेज होनी चाहिए ऑपरेशन मेटल के बारे में, ऑपरेशन शॉक के बारे में, क्योंकि ये सब चीजें अगर आप पंजाब से हैं और इंटरव्यू आपका लिया जा रहा है तो इंटरव्यू बोर्ड भी पूछ सकता है आपसे कि बताएं ऑपरेशन शॉक क्या था, ठीक है। देखिए ऑपरेशन ब्लू स्टार तो काफी सारे लोगों को पता होता है, लेकिन ऑपरेशन शॉक और ऑपरेशन मेटल के बारे में जानकारी नहीं होती है, लेकिन ये जानकारी होना काफी जरूरी है अगर आप इंटरव्यू रूम में बैठे और जब मेंस का क्वेश्चन पूछा जाता है इसके ऊपर तो भी आप ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में और ऑपरेशन मेटल और ऑपरेशन शॉक के बारे में मेंशन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो ब्रिक्स के ऊपर है। पूछा गया है ब्रिक्स को लेकर 2 स्टेटमेंट्स हैं, उसको कंसीडर करें और बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। तो ब्रिक्स स्टैंड्स फॉर, आपको पता है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो यहां पे पहली स्टेटमेंट कहती है इट इज एन एसोसिएशन विद मोर देन 40% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन एंड विद 1/4 ऑफ ग्लोबल जीडीपी। तो यहाँ पे ग्लोबल जीडीपी का 1/4 यहाँ पर कंसिस्ट करता है और यहाँ पे इस एसोसिएशन के अंदर पूरी जो पॉपुलेशन है वो 40% से भी ज्यादा है।
हो सकता है। इट इज करेंटली बीइंग चेयर्ड बाय इंडिया, एट प्रेजेंट इसे इंडिया चेयर कर रहा है। सोचिए, फिर इसको डिस्कस करते हैं। चलिए, तो 12वीं ब्रिक्स समिट जो थी अभी रिसेंटली ऑर्गेनाइज करी गई थी और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा वहां पर यह चीज कही गई कि जो बिगेस्ट प्रॉब्लम अभी पूरा वर्ल्ड फेस कर रहा है वो है टेररिज्म। तो यहां पे टेररिज्म को कन्फ्रंट करने के ऊपर बात करी गई, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो होता है उसके ऊपर बात करी गई और किस तरीके से इसे काउंटर किया जा सकता है इसके ऊपर भी बात करी गई। ठीक है, तो इस वजह से ब्रिक्स जो है एज एन ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। बात करी जाए क्या इसे करंटली इंडिया चेयर कर रहा था, तो आंसर इज नो, इसे करंटली रशिया जो है वो चेयर कर रहा था। दिस मीटिंग वाज कंडक्टेड एंड होस्टेड बाय रशिया। तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है, बट यस, अगर हम ब्रिक्स एज एन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे पॉपुलेशन 40% से ज्यादा है, क्योंकि इंडिया चाइना जैसी बड़ी बड़ी कंट्रीज जिनकी पॉपुलेशन काफी ज्यादा है वो इसमें कंसिस्ट करती है। और जीडीपी की भी बात करी जाए, अगेन इंडिया चाइना उसमें भी आगे हैं और यहाँ पे 1/4 से ज्यादा ग्लोबल जीडीपी यहाँ पे कंसिस्ट करी जाती है। पहली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है, आंसर हो जाएगा ए, ध्यान रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट की फीचर्स जो है ब्रिक्स को लेके एज एन ऑर्गेनाइजेशन आप यहां से देख सकते हैं। पॉपुलेशन के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे रखी है, एट द सेम टाइम क्या चीजें एक्सपोर्ट करी जाती हैं, कंपेटिटिव एडवांटेज क्या है और चैलेंजेस क्या है वो भी यहां पर दिए गए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 4। इंडियाज फर्स्ट ग्रीन एनर्जी कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड एट। तो कहां पर भारत का पहला ग्रीन एनर्जी कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट जो है उसे लाया गया है? क्या न्यू दिल्ली में, कर्नाटका में, गोवा में या फिर बिहार में? सोचिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। तो रिसेंटली ईईएसएल क्या है? एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड, इसने एक जॉइंट वेंचर किया है बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा। तो जॉइंट वेंचर ऑफ पीएसयूज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड गोवा गवर्नमेंट ने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इस एरिया को लेकर। भारत का पहला जो कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट है वो जो ग्रीन एनर्जी को जनरेट करेगा फॉर रूरल एंड एग्रीकल्चर कंजम्पशन, वो लेके आया गया है गोवा के द्वारा। सी इज द करेक्ट आंसर। इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है? ईईएसएल इसमें इन्वॉल्व है, पीएसयू है एंड देन मिनिस्ट्री ऑफ पावर, साथ में जो गोवा गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ गोवा, स्टेट गवर्नमेंट, वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। ध्यान रखिएगा इस चीज के बारे में। कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट में किया क्या जाने वाला है वो देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले तो बताया कि कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट्स होते क्या हैं। बेसिकली ऐसे एरियाज जहां पे फिजिकल एस्पेक्ट, सोशल, इंस्टीट्यूशनल, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को आप इंटीग्रेट कर देते हैं किसी बड़े गोल को अचीव करने के लिए। कोई बड़े बिग गोल को अचीव करने के लिए जो छोटी छोटी स्कीम्स होती हैं अलग अलग एरियाज में, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, सोशल इंफ्रा डेवलपमेंट के लिए, इंस्टीट्यूशनल एंड इकोनॉमिक इंफ्रा डेवलपमेंट के लिए, उनको यहाँ पे कन्वर्ज कर दिया जाता है। इसी वजह से इसे कहा जाता है कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट। कन्वर्ज का मतलब ये होता है काफी सारी चीजें आपस में आके मर्ज हो रही होती हैं, ठीक है, किसी बड़े चीज को अचीव करने के लिए। सो दिस इज द कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट। जैसे कि स्मार्ट सिटी मिशन एक एग्जांपल के तौर पे दिया गया। स्मार्ट सिटी मिशन जो है कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट है। इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट भी आई है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर का भी रोल है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एमएनआरई का भी इसके अंदर रोल है। इसमें होता है कि इट अचीव्स इट्स गोल इन ब्रॉड एरियाज। बड़े एरियाज कैसे होते हैं? जैसे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, टैप वाटर कनेक्शन देना, हाउसिंग फॉर ऑल, इंटरनेट, ऐसे बड़े बड़े चीजों को इसके अंदर कवर किया जाता है। सो दिस इज द कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट। और पहली बार जो ग्रीन एनर्जी को लेकर कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट है वो गोवा में लेके आया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग के बारे में है पूछा गया। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट OAL, और आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट इसको लेकर आपकी सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है इट इज एम्ड एट एक्सप्लोरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ये हाइड्रोकार्बन को एक्सप्लोरेशन को लेकर ये जो पर्टिकुलर लाइसेंसिंग पॉलिसी बनाई गई है। इट गिव्स एन ऑप्शन टू अ कंपनी टू सिलेक्ट द एक्सप्लोरेशन ब्लॉक्स ऑन इट्स ओन। इसमें कंपनी चाहे तो अपनी मर्जी से जो ब्लॉक्स के अंदर एक्सप्लोरेशन करना है उसको चूज कर सकती है। इट हैज हाउएवर लेड टू अ डिक्रीज इन एक्सप्लोरेशन एरियाज इन इंडिया। बट इससे हुआ क्या है, एक्सप्लोरेशन एरिया जो है वो कहीं ना कहीं डिक्रीज हुआ है। सोचिए, फिर इसको डिस्कस करते हैं। चलिए थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं। अगर आपको याद हो हमने इसके बारे में कुछ डिस्कशन किया था पहले भी। पहले नेल्प हुआ करता था, इट वाज न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी, और नेल्प को रिप्लेस किया गया रिसेंटली हेल्प के द्वारा। हेल्प क्या है? हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी। हेल्प के अंदर जब हेल्प को 2017 के अंदर लॉन्च किया गया, दो चीजें इसके थ्रू आई। पहली थी OALP, दैट इज ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी। सेकेंड वाज NDR, नेशनल डेटा रिपोजिटरी। ठीक है, इसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा। ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है वो OALP है, तो ध्यान रखिएगा। NELP पहले हुआ करता था,
ठीक है। उसके बाद आया हेल्प, 2017 के आसपास इसको अप्रूवल दिया गया। तो NELP को किसने रिप्लेस किया? न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी को हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी के द्वारा 2017 में रिप्लेस किया गया, जिसके अंदर दो कंपोनेंट थे, OALP एंड NDR। अब OALP क्या है? ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी। ओपन मतलब सबके लिए ओपन, ओपन का यही मतलब होता है ना। तो यहाँ पे जो लोग, जो यहाँ पे एक्सप्लोरर्स वेरियस एरिया के अंदर नेचुरल गैस और ऑयल को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उनको ये एक फ्रीडम दी गई कि आप अपने एरिया को खुद सिलेक्ट करें और हमें बताएं कि इस एरिया के अंदर आप एक्सप्लोरेशन जो है वो करना चाहते हैं। इससे क्या हुआ? बेसिकली फ्रीडम आ गई एक्सप्लोरर के पास। तो पहले क्या होता था? पहले कंपनीज को वेट करना पड़ता था कि एक पर्टिकुलर ब्लॉक को जब ऑक्शन के अंदर लाया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, तब उसके ऊपर बिडिंग करी जाएगी। ठीक है, मान लीजिए आपको पता है कि ये पूरा एरिया है और इसमें गवर्नमेंट ने इस ब्लॉक को चूज किया, लेकिन आप इंटरेस्टेड हैं इस ब्लॉक के अंदर, आप इंटरेस्टेड है इस ब्लॉक के अंदर, और ये गवर्नमेंट ला ही नहीं रही है, और यहाँ पे आपको लगता है कि ऑयल जो है ज्यादा एक्सप्लोर किया जा सकता है। तो पहले क्या होता था? आपको वेट करना पड़ता था कि गवर्नमेंट पहले ये लाई, फिर सेकंड ब्लॉक लाई, फिर थर्ड ब्लॉक लाई, फिर फोर्थ ब्लॉक लाई। जब तक आपका ब्लॉक का नंबर आएगा तब तक तो बहुत टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने आपको ऑप्शन दिया कि आप खुद ही अपने ब्लॉक को सिलेक्ट कर सकते हैं और प्रपोजल रख सकते हैं कि आप यहाँ पे इस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर एक्सप्लोरेशन करना चाहते हैं। उसके बाद हम बिडिंग जो है इसके ऊपर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वेट नहीं करना है कि गवर्नमेंट कब एक पर्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट करेगी। बिडिंग के लिए आप खुद ही बिडिंग जो है उसको प्रपोज कर सकते हैं गवर्नमेंट को कहकर कि ये जो एरिया है मैं यहां पर एक्सप्लोरेशन करने में इंटरेस्टेड हूं। रिसेंटली कॉन्ट्रैक्ट जो थे 11 ऑयल एंड गैस ब्लॉक्स के यहाँ पे ओपन ऑफर किए गए OALP के अंदर। राउंड 5 जो था उसका किया गया। इसी वजह से ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी जो है वो न्यूज में थी। आपके एग्जाम के लिए प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। क्या यहाँ पे हाइड्रोकार्बन की एक्सप्लोरेशन करी जाती है? ये तो अब आप जान ही चुके हैं, जो हमने एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मैंने आपको दी है इसके थ्रू। तो यस, हाइड्रोकार्बन की एक्सप्लोरेशन के लिए जानी जाती है। इट गिव्स एन ऑप्शन टू कंपनी को ऑप्शन दिया जाता है कि वो एक्सप्लोरेशन ब्लॉक को अपने आप सिलेक्ट करे। ये भी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आप एक्सप्लोरेशन ब्लॉक अपने आप जो है सिलेक्ट करते हैं, गवर्नमेंट का वेट नहीं करते हैं, जैसे कि पहले वाले सिस्टम में हुआ करता था। तो सेकंड स्टेटमेंट भी ठीक है। देखिए, जब इतनी फ्रीडम दे दी जाएगी, क्या आपको लगता है एक्सप्लोरेशन कम होगा या ज्यादा? ऑफकोर्स एक्सप्लोरेशन ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे फ्रीडम दी गई है कंपनीज को कि आप खुद बिड करें, खुद चूज करें कि किस एरिया में आप एक्सप्लोरेशन करना चाहते हैं, और फिर उसके ऊपर बिडिंग का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगा। अगर यहाँ पे डेटा की बात करी जाए, पहले जहां पर 80,000 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर एक्सप्लोरेशन करी जाती थी, ऐसा देखा गया नई रेजिम आने के बाद वो डेटा 2,37,000 स्क्वायर किलोमीटर हो गए। तो ऑलमोस्ट 3 गुना यहाँ पे वृद्धि जो है वो देखी गई है। तो यहाँ पे तीसरी स्टेटमेंट जो आपकी इनकरेक्ट हो जाती है, आंसर आपका हो जाएगा सी। ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके, बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीलिम्स प्लस मेंस का जो गाइडेंस प्रोग्राम है इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि एक ओवरऑल प्रिपरेशन आपकी हो सके। इसके अंदर स्पेक्ट्रम थ्रू MCQ से लेके इंडियन पॉलिटी थ्रू MCQ, आर्ट एंड कल्चर थ्रू MCQ की सीरीज आपको मिल जाती है। साथ में ही आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज जो है वो भी इसके अंदर प्रोवाइड कराई जाती है। मेंस की टेस्ट सीरीज 2 सालों के लिए आपको मिल जाती है, 2020 और 21 के लिए, एंड गाइडेंस जो है वो थ्रू आउट आपकी रहती है। 2 साल की वैलिडिटी है इस पूरी सीरीज की, ताकि प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक, और मे भी अगर आप 2021 का प्रीलिम्स नहीं भी देना चाह रहे हैं, 2022 में एग्जाम देना चाह रहे हैं, तो वहां तक ये जो सीरीज है आपकी चलने वाली है, और मेरी गाइडेंस जो है वो आपके साथ रहने वाली है। इसको आप exam.netmock.com पे जाकर भी ट्राई कर सकते हैं, और चाहें तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक जो है वहां से भी इसे एक्सेस कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। 2 स्टेटमेंट्स हैं, लेट्स सी क्या पूछा गया। पहली स्टेटमेंट कहती है, इंडिया एम्स टू अचीव 40% ऑफ टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल्स बाय 2030। तो बेसिकली ग्रीन सोर्सेज से 40% एनर्जी जो रिक्वायरमेंट हम अपनी पूरी करने वाले हैं। मे बी इट इज इन लाइन विद इंश्योरिंग एक्सेस टू अफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी फॉर ऑल। तो यहाँ पे ये किस चीज से अलाइन करता है? ये अलाइन करता है जो हमारा बेसिकली पर्पस है, अफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी सभी के लिए। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो रिसेंटली आप जानते हैं हमारा फर्स्ट कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट जो ग्रीन एनर्जी से लेकर था, जो कि गोवा में अभी हमने डिस्कस किया था, लाया गया है, जिसमें EESL और गवर्नमेंट गोवा की, साथ में मिनिस्ट्री ऑफ पावर भी इन्वॉल्व थे। इसको लेकर यहाँ पर ये जो डेटा था दिया गया था, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है। तो यस, हमारा जो टारगेट है वो ये है कि 40% टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो कंट्री में होना चाहिए 2030 तक, वो नॉन फॉसिल फ्यूल से होना चाहिए। तो वो जो हमारे कन्वेंशनल सोर्सेज होते हैं वहां से नहीं, जो हमारे ग्रीन सोर्सेज होते हैं वहां से होना चाहिए। और इसमें जो सेकंड स्टेटमेंट थी काफी कॉमन सेंस वाली थी, कि इसमें सभी को एनर्जी दी जा सके, रिलायबल तौर पे दी जा सके, अफोर्डेबल दी जा सके और सस्टेनेबल तौर पे दी जा सके। आंसर हमारा हो जाएगा सी। अगर मैं आपसे पूछूं
कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की अगर हम बात करें तो कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो ग्रीन एनर्जी से एसोसिएट करता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप जानते हैं सस्टेनेबल गोल 1 2 3 4 सो ऑन, काफी सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दिए गए, तो किस गोल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी ग्रीन एनर्जी की बात करी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बात करता है फेक न्यूज को लेकर। पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ स्प्रेड ऑफ फेक न्यूज। फेक न्यूज को स्प्रेड होने का इसमें से कौन सा एक कॉज नहीं है, कौन सा कारण नहीं है। ध्यान रखिएगा, नहीं आपको बताना है। पहला है इरोजन ऑफ मीडिया एथिक्स। मीडिया एथिक्स जो है वो इरोड हो रहे हैं। पोलराइजेशन ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी पोलराइज हो रही है। लैक ऑफ लेजिस्लेशन, ज्यादा इसके कंसर्निंग लेजिस्लेशन जो है वो भी एग्जिस्ट नहीं करते। सोचिए फिर डिस्कस करेंगे। चलिए यहां पे डिस्कस किया जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी सेंटर से पूछा है कि बताइए कि फेक न्यूज को डील करने के लिए, फेक न्यूज को खत्म करने के लिए आपके पास क्या मैकेनिज्म है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई भी चीज सेंटर से पूछी जाती है। और यहाँ पे सेंटर क्या करेगा, सेंटर डेफिनेटली अपने सिविल सर्वेंट, जो बेस्ट ऑफ द सिविल सर्वेंट्स है, काफी एक्सपीरियंस सिविल सर्वेंट्स है, उन्हीं से इस चीज के ऊपर डिस्कशन करेगा। हो सकता है कोई कमेटी भी बना दी जाए इसके ऊपर ताकि इस चीज को कर्टेल किया जा सके। इसी वजह से मेंस में भी आपसे पूछा जाएगा कि फेक न्यूज के स्प्रेड के रीजंस क्या है और इसे कैसे खत्म किया जा सकता है, कर्टेल किया जा सकता है। तो यहाँ पे अगर बात करी जाए, जो मीडिया एथिक्स है वो तो कहीं ना कहीं डाउन हो ही रहे हैं, वो तो डिक्लाइन हो ही रहे हैं, उनका तो इरोजन हो ही रहा है। इस वजह से भी फेक न्यूज जो है काफी सारे मीडिया चैनल जो है वो शो करते हैं। तो पहली स्टेटमेंट तो इसका एक करेक्ट रीजन है। सोसाइटी पोलराइज हो रही है, चाहे वो रिलीजन बेसिस पे हो, कास्ट बेसिस पे हो या कोई दूसरे बेसिस पे हो। ठीक है, तो सोसाइटी पोलराइजेशन भी एक ऐसा रीजन है जिसकी वजह से फेक न्यूज परोसी भी जाती है और कंज्यूम भी करी जाती है, उसको पसंद भी किया जाता है। तो सेकंड जो स्टेटमेंट है वो भी हमारी ठीक हो जाती है। लैक ऑफ लेजिस्लेशन, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को कहा कि बताइए कौन सा लेजिस्लेशन है आपके पास, नहीं है तो क्यों एग्जिस्ट नहीं करता है ऐसा लेजिस्लेशन। तो यहाँ पे लेजिस्लेशन जो है उसकी भी कमी है, इस वजह से भी फेक न्यूज जो है वो फल फूल रही है। तो तीनों ही कारण है। पूछा गया था कि कौन सा कारण नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव, बिकॉज ऑल ऑफ द अबव आर द रीजंस बिहाइंड द फेक न्यूज। तो जब मेंस के अंदर क्वेश्चन आता है तो आप ये तीनों ही एंगल्स के ऊपर लिखेंगे। चलिए फेक न्यूज के बारे में कुछ और देखते हैं। कॉजेस क्या है इसके स्प्रेड होने के इंडिया में, तो मैंने आपको बताया मीडिया एथिक्स जो है उसका इरोजन हो रहा है। ज्यादा से ज्यादा पैसे के पीछे मीडिया हाउसेस जो है भाग रहे हैं और इस वजह से क्या न्यूज वो परोस रहे हैं और उसका क्या इंपैक्ट होगा सोसाइटी के ऊपर, इस चीज पे कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। सेकंड, सोशल मीडिया जो है, इससे जो न्यूज है वो और भी ज्यादा जल्दी फैलती है और कोई भी सोशल मीडिया के ऊपर किसी भी तरीके की फेक न्यूज जो है उसको स्प्रेड कर सकता है, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो। आप जानते हैं इन प्लेटफॉर्म्स को यूज इस तरीके से भी किया जा रहा है। तो सोशल मीडिया भी इसके पीछे एक रीजन है। पोलराइजेशन ऑफ सोसाइटी तो है ही, लैक ऑफ लेजिस्लेशन हमने डिस्कस किया, देन कंफर्मेशन बायस। अब ये क्या होता है, देखिए साइकोलॉजी जो है ना वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट्स है, मैं मानता हूं आपकी अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज करने के लिए। और कंफर्मेशन बायस साइकोलॉजी का ही एक कॉन्सेप्ट है। इसमें होता है क्या, बेसिकली देखिए दो चीजें होती है। अगर एक न्यूज परोसी गई आपके सामने, ठीक है, मान लीजिए कहा गया कि एक्स ने वाई को मारा, ठीक है, ये न्यूज बार बार दिखा रही है और आप भी इस थियरी में बिलीव करते हैं। ठीक है, तो एक चीज तो ये हो सकती है कि ये सच हो, दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड चीज हो सकती है कि ये झूठ हो। अब होता क्या है, क्योंकि न्यूज चैनल वाले बार बार इस चीज को दिखाते रहते हैं, होता क्या है, हम लोग भी इस चीज में बिलीव करना शुरू कर देते हैं और उन्हीं चीजों को, उन्हीं न्यूज को देखना पसंद करते हैं जहां पे हमारी थियरी सर्टिफाई हो रही है, जहां पे हमारी थियरी को कंफर्मेशन मिल रहा होता है। और ऐसी न्यूज जो कि सच्चाई दिखा रही है, इन्वेस्टिगेशन करके एक एक फैक्ट बता रही है और जिसमें यह बताया गया कि एक्स ने वाई को नहीं मारा, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये न्यूज देखना प्रीफर नहीं करते हैं। रीजन बिंग, क्योंकि हमारी खुद की थियरी बन चुकी है कि एक्स ने तो वाई को मारा ही होगा, एक्स ने तो वाई की जान ली ही होगी। तो हम ऐसी ही न्यूज को पढ़ना भी पसंद करते हैं, हम ऐसी ही न्यूज को देखना भी पसंद करते हैं, जिसकी वजह से फेक न्यूज और भी ज्यादा नुकसानदेह हो जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है लीलावती अवार्ड के बारे में पूछा गया। लीलावती अवार्ड के बारे में बताएं कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा कथन सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा इसे एस्टैब्लिश किया गया है। अवार्ड के अंदर सेल्फ डिफेंस एंड सैनिटेशन को कवर किया गया है, इसके अलावा दूसरी चीजें कवर नहीं करी गई। ध्यान रखिएगा, ओनली शब्द जहां पे आता है वहां पे चांसेस काफी ज्यादा होते हैं उस स्टेटमेंट के इनकरेक्ट होने के। थर्ड, इट विल एंश्योर एंड एनकरेज द पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन एंड एनेबल देम टू होल्ड हायर पोजीशन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे क्या एनकरेज किया जाता है कि जो विमेन है, जो महिलाएं हैं, उनको ज्यादा ऊंची पोजीशन, हायर पोजीशन मिले एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ने वर्चुअली लीलावती अवार्ड 2020 को लॉन्च किया। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इनोवेटिव एजुकेशन प्रोग्राम
भी स्टार्ट किया गया ताकि विमेन का एम्पावरमेंट किया जा सके। विद विमेन एम्पावरमेंट एज द थीम, इस बार का थीम क्या था? विमेन एम्पावरमेंट। ऑब्जेक्टिव ऑफ द अवार्ड क्या था? ताकि अवेयरनेस क्रिएट करी जा सके सैनिटेशन के लिए, हाइजीन के लिए, हेल्थ के लिए, न्यूट्रिशन, एम्प्लॉयमेंट, टेक्नोलॉजी से लेकर इनोवेशन एंड स्किल डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ अवार्ड ने सेल्फ डिफेंस और सैनिटेशन को नहीं कवर किया, इसके अलावा बहुत सारी चीजें सैनिटेशन से लेकर टेक्नोलॉजी, क्रेडिट, मार्केटिंग, इनोवेशन, स्किल डेवलपमेंट, नेचुरल रिसोर्सेज तक को कवर किया गया। इस वजह से सेकंड स्टेटमेंट हो जाती है गलत। इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो थी वो इसमें, उसने मेन रोल जो था इसमें निभाया है। तो पहली स्टेटमेंट भी आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। पहली और दूसरी स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गई तो बची हुई तीसरी स्टेटमेंट अपने आप ही करेक्ट हो जाएगी। तो यस, यहाँ पे महिलाओं को हायर पोजीशन कैसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर उनको एनेबल किया जा सकता है ताकि वो हायर पोजीशन को होल्ड कर सके, इसके ऊपर भी बात करी गई और जो पार्टिसिपेशन था उसको एनकरेज किया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर विल बी बी। चलिए 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। 9th क्वेश्चन बात करते हैं डायरेक्टर ऑफ सीबीआई के बारे में पूछा गया। डायरेक्टर ऑफ सीबीआई हैज बीन प्रोवाइडेड सिक्योरिटी ऑफ 2 ईयर टेन्योर बाय। तो अभी 2 साल की सिक्योरिटी जो है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर जो है वो प्रोवाइड करी गई है किसको? सीबीआई डायरेक्टर को। ये किसके द्वारा प्रोवाइड करी गई है? दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के द्वारा, पुलिस एक्ट 1861 के द्वारा, सीवीसी एक्ट 2003 के द्वारा, या फिर नन ऑफ द अबव। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। सीबीआई टाइम एंड अगेन न्यूज में रहती है। अभी रिसेंटली भी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है अपनी एक्स डायरेक्टर्स के खिलाफ, और यहां पे कोर्ट का कहना है कि दिस इज द वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। इस वजह से ये पूरी चीज न्यूज में थी और सीबीआई के हमने टेन्योर के बारे में क्वेश्चन बनाया जो कि 2018 का में ये जो पर्टिकुलर प्रावधान था लाया गया था। तो यहां पे देखिए सीबीआई की जब भी बात करते हैं हमें पता है कि इट कम्स अंडर दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946, और ऐसा लग सकता है कि इसी के अंदर 2 साल का टेन्योर जो है उसकी सिक्योरिटी दी गई होगी, बट ऐसा नहीं है। इट वाज डन बाय सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003। सी इज द करेक्ट आंसर। गलती से आप ए मार्क ना करें, इस वजह से क्वेश्चन बनाया गया था। सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और न्यूज में क्यों था ये भी मैंने आपको बता दिया। एक्स डायरेक्टर्स के अगेंस्ट में इन्वेस्टिगेशन करी गई है जिसको कोर्ट ने कहा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वो वायलेशन है, इस वजह से ये क्वेश्चन बनाया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 बात करता है रेसिप्रोकल एक्सेस अग्रीमेंट के बारे में पूछा गया। रेसिप्रोकल एक्सेस अग्रीमेंट किस किस के बीच में साइन किया गया है? इंडिया क्या इसमें इन्वॉल्व है? व्हाट अबाउट जापान? व्हाट अबाउट ऑस्ट्रेलिया? तो सोचिए क्या आंसर होगा इसका, फिर इसको डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले तो सी को एलिमिनेट करिए। सी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि अकेला ऑप्शन कैसे होगा? अगर साइन किया गया है रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट तो 2 देशों के बीच में ही किया गया होगा। तो इस वजह से जो नॉन सेंसिकल ऑप्शंस होते हैं उसको पहले ही एलिमिनेट कर दीजिए एलिमिनेशन मेथड को यूज करते हुए। अब मैं आपको न्यूज बताता हूं बेसिकली हुआ क्या है। जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने एक लैंडमार्क डिफेंस डील जो है इसको साइन किया है ताकि चाइना का जो इन्फ्लुएंस है जो कि साउथ चाइना सी के अंदर इंक्रीज होता जा रहा है उसको काउंटर किया जा सके। रेसिप्रोकल एक्सेस अग्रीमेंट जिसे RAA भी कहा जाता है, इट कम्स वीक्स आफ्टर फॉरेन मिनिस्टर ऑफ द क्वाड अलायंस विच इंक्लूड्स यूएस एंड इंडिया दे मेट इन टोक्यो। तो जापान के अंदर चारों क्वाड के मेंबर्स जो थे वो मिले थे, उसके कुछ टाइम के बाद ये पैक्ट आया, मतलब कुछ ना कुछ डिस्कशन उस मीटिंग के अंदर रही होगी। पैक्ट से होगा क्या? पैक्ट जो जापानीज ट्रूप्स हैं और साथ में जो ऑस्ट्रेलियन ट्रूप्स हैं वो एक दूसरे की कंट्रीज में विजिट कर पाएंगे, एक दूसरे की कंट्री के अंदर ट्रेनिंग कर पाएंगे, और जो जॉइंट ऑपरेशन होते हैं उसके अंदर भी वो लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर का तो यहां तक भी कहना है कि जो इस पर्टिकुलर ट्रीटी के बाद, इस पर्टिकुलर अग्रीमेंट के बाद जो सिक्योरिटी टाइज है और जो कोऑपरेशन है दोनों डिफेंस फोर्सेस के बीच में वो अनप्रेसिडेंटेड लेवल पे जाने वाले हैं। 2 साइड्स ने ये भी अग्री किया, मतलब ऑस्ट्रेलिया और जापान का ये भी कहना है कि यहाँ पे एक फ्रेमवर्क जो है उसकी भी जरूरत है ताकि जापानीज मिलिट्री जो है वो ऑस्ट्रेलियन फोर्सेस को प्रोटेक्ट कर सके अगर उनको ऐसी जरूरत है। तो हो सकता है फ्यूचर में ये चीज भी हमें देखने को मिले। तो जापान ऑस्ट्रेलिया दोनों इसमें इन्वॉल्व है। आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे रेसिप्रोकल एक्सेस अग्रीमेंट के बारे में भी हमने देख लिया। 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। अब हम करने वाले हैं इसकी 1-2 मिनट के अंदर रिवीजन। 30 डेज राइटिंग चैलेंज को अगर आपने नवंबर में अभी नहीं सब्सक्राइब किया है, यू कैन सब्सक्राइब दिस। अगर आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हैं आंसर राइटिंग के लिए और अपनी मेंस आंसर राइटिंग को इंप्रूव करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आपके आंसर इवैल्यूएशन मेरे द्वारा करे जाएंगे उसमें इन्हीं दोनों चीजों पे ध्यान दिया जाएगा कि आपकी इंग्लिश में सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होता है उस पर ध्यान दिया जा सके, कहीं पे आपकी कोई भी मिस्टेक होती है ग्रामेटिकल या अदरवाइज वो भी आपको बताई जा सके, और मेंस के अंदर कैसे आंसर लिखना है ये सब चीजें भी आपको बताई जा सके। चलिए 2 मिनट के अंदर अभी रिविजन स्टार्ट करते हैं। हमने सबसे पहले एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में देखा था, स्टैट्यूटरी बॉडीज क्या होती है ये बताया था मैंने आपको, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो फरीदाबाद में शिफ्ट हुआ है ये भी हमने
डिस्कस किया था। बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन देने में इसका मेन योगदान रहता है। फिर ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में देखा था, ऑपरेशन मेटल, ऑपरेशन शॉप भी इसके अंडर आते हैं। खालिस्तानी टेररिज्म को खत्म करने के लिए इसे चलाया गया था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो डिस्कशन हुआ था वो ब्रिक्स के ऊपर हुआ था। ब्रिक्स के अंदर हमने देखा था कि इकोनॉमी कितनी है, जीडीपी कितनी और पॉपुलेशन कितनी है, इसके बारे में जाना था। फर्दर वी मूव्ड ऑन टू द कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट, जिसमें गोवा में स्टार्ट किया गया था। हमने देखा था कि ग्रीन एनर्जी का जो प्रोजेक्ट है पहली बार गोवा में स्टार्ट किया गया है। इसमें कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट क्या होते हैं ये भी हमने डिस्कस किया था। ओपन एक्रेज पॉलिसी के बारे में डिस्कस किया था हमने। पहले नेल हुआ करता था और किस तरीके से फिर इसको हेल्प में हमने रिप्लेस किया, वो भी हमने जाना था। देन क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमने देखा था कि यहाँ पे इंडिया जो एम कर रहा है, ये भी आपका कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट को लेके था कि 40% हमारा जो है नॉन फॉसिल फ्यूल से आना चाहिए और यहाँ पे रिलायबल सस्टेनेबल एनर्जी प्रोवाइड करने की बात करी गई थी इंडियंस को। देन वी डिस्कस्ड अबाउट फेक न्यूज, जिसमें कि तीनों ही यहाँ पे कॉजल फैक्टर्स थे और हमने फेक न्यूज के ऊपर पहले कुछ कमेटीज होती है उसके बारे में भी डिस्कशन किया था। मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। देन लीलावती अवार्ड के बारे में देखा था। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसे एसोसिएट करते हैं। विमेन जो है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर हायर पोस्ट कैसे होल्ड करें, उनको कैसे एनेबल किया जा सकता है, इसके ऊपर चर्चा करी गई। सीबीआई डायरेक्टर के टेन्योर के बारे में ये बात करी गई थी। सीवीसी एक्ट 2003 के अंतर्गत ये किया गया था। देन लास्ट में हमारा डिस्कशन हुआ था एक अग्रीमेंट के बारे में, रेसिप्रोकल एक्सेस अग्रीमेंट, जिसको जापान और ऑस्ट्रेलिया ने अभी रिसेंटली साइन किया है। जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन आपको आंसर करना है वो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। D614G वाज रिसेंटली न्यूज, ये किस चीज से रिलेट करता है, मेरे को एक लाइन में ये चीज बताइएगा। मेंस का क्वेश्चन आपको आंसर करना है, व्हाई द फेक न्यूज इज सो प्रेवलेंट इन सोसाइटी। तो हमारी सोसाइटी के अंदर फेक न्यूज इतनी प्रेवलेंट क्यों रहती है, लोग क्यों इसे पसंद करते हैं, एंड एज अ सिविल सर्वेंट आप क्या रिकमेंडेशन देंगे कि फेक न्यूज को खत्म किया जा सके, उसकी जो खतरा है उसको कम किया जा सके। तो यहाँ पे उसको कर्टेल करने के, फेक न्यूज को कम करने के आपको जो रिकमेंडेशन देनी है गवर्नमेंट को वो देनी पड़ सकती है आगे चल के। इस वजह से ये आपको मेंस के आंसर में भी लिखना है, ठीक है। और ये सोसाइटी में प्रेवलेंट क्यों है, सोसाइटी इसे क्यों कंज्यूम करते हैं, क्योंकि देखिए कंजम्पशन हो रहा है तभी तो प्रोडक्शन हो रहा है। अगर कंजम्पशन ही ना हो तो प्रोडक्शन भी ना हो, क्योंकि कंजम्पशन हो रहा है इसी वजह से लोग फेक न्यूज ज्यादा से ज्यादा बना रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब चैनल्स के ऊपर हो या फिर न्यूज मीडिया चैनल्स के ऊपर हो। तो यहाँ पे इसको सोसाइटी के अंदर क्यों परोसा और कंज्यूम किया जा रहा है, ये आप इसके कारण जो है वो बताएंगे और साथ में इसको खत्म कैसे करना है ये भी चीजें आप बताने वाले हैं। लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा था हुसैन गजली ने, इसका करेक्ट आंसर किया है। तो हुसैन कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप मुझे @prince_लूथरा पे टेलीग्राम करके बता दीजिएगा कि जो आपको पीडीएफ चाहिए वो हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में चाहिए। जो मार्क्स अपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, चाहे आपने 0 ही क्यों ना स्कोर किया हो, क्योंकि जब आप इसका सेकंड अटेम्प्ट देखेंगे, वीडियो को दोबारा से देखेंगे, तो ये आपके मार्क्स 10 आउट ऑफ 10 आने चाहिए। देखिए पहली बार गलती होती है तो वो आपकी गलती नहीं है, लेकिन रिवीजन के टाइम में अगर 10 आउट ऑफ 10 नहीं आते हैं तो वो आपकी गलती है, वहां पे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आपके 0 मार्क्स भी आते हैं वो भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में आपके 10 में से 10 ही आने चाहिए। इस पर्टिकुलर लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपको इस पीडीएफ के अंदर भी इसका लिंक मिल जाएगा। आप चाहे तो इंस्टाग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक भी ज्वाइन कर सकते हैं टू गेट द न्यूज अपडेट्स देयर। यू कैन सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो, गुड बाय।